Good morning, class. Today, now we will study our class notes 12, chapter number 3rd, source of finance for joint stock company. Now, in this topic, we will discuss only about what is the source of finance for short term. Means source of finance, short term source of finance. Okay. In previous videos, we studied in this chapter, in chapter number 3rd, what is the meaning of equity, preference shares, bonus shares, right shares, sweat equity shares, and debenture. Then what is the meaning of loan from commercial bank and what is a फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये जितना हम लोग पढ़े ना अभी तक ये सारे के सारे क्या थे, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म के सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है. क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए ये तो जरूरी है नहीं कि पैसा उसको केवल आज के लिए चाहिए, कल के लिए चाहिए, 10 साल के बाद के लिए चाहिए. डिफरेंट बिजनेस नेचर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कैपिटल फंड. तो अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट या बैंक प्लान करती है किस बिजनेस नेचर को कैसा पैसा चाहिए होता है, कैसा फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए. ओके. तो अकॉर्डिंग टू दैट दे डेवलप देयर स्कीम. मीन्स बैंक क्या करता है, स्कीम डेवलप करता है कि ये भाई शॉर्ट टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है. अगर आपको बहुत बड़ा कोई काम करना है तो ये इस टाइप की स्कीम में आइए, अगर आपको बहुत छोटा टाइप का काम करना हो तो बहुत छोटे स्कीम में आइए. सपोज को जैसे आपके सेंट जूड स्कूल के अगल बगल में जितने भी आप देखोगे दुकानें हैं छोटी छोटी, ठीक है. मुझे लगता है कि ये दुकानें मुश्किल से 2 लाख या 5 लाख के कैपिटल में बन जाती हैं, बहुत होगा तो मैक्सिमम 10 लाख की कैपिटल, ठीक है. लेकिन आप जरा ये सोचो कि जैसे स्पेंसर जैसे रिटेल स्टोर है, आपके मोहद्दीपुर में रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस ट्रेंड है. अब इन सबको बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट, बड़ा पैसा चाहिए. तो इन लोगों को फाइनेंस कैसा मिलता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है, ठीक है. और ये छोटे छोटे दुकानदारों के लिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख इनको कैसा फाइनेंस मिलता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिलता है, ठीक है ना. तो बिफोर वी स्टडी अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंस, at least we have to little bit understand different types of business nature. तो उससे हम बहुत जल्दी से ये समझ पाएंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस किस टाइप का होता है, किस बिजनेस के लिए होता है. तो उससे क्या होगा ना, हमारा टॉपिक जो है समझने के लिए हमें ज्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है उसमें, और कोई बात नहीं है. बस उसी के लिए इस चीज को बनाया गया कि व्हाट इज द शॉर्ट टर्म, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म. ओके. तो शॉर्ट टर्म में हमारे आते हैं पब्लिक डिपॉजिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, छोटा मोटा लोन एडवांसेस हो गया, सन्डी क्रेडिटर्स हो गए. जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे, क्रेडिटर्स होते हैं हमारे कि सपोज को मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे गुड्स लेता हूँ ऑन क्रेडिट, ठीक है. तो मेरा सप्लायर मुझे क्रेडिट पे गुड्स देगा, तो दैट इज आल्सो इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस, ठीक है. ये हो गया. या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हो गया, ठीक. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हो गया, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से फंड ले लिया फॉर अ टाइम बिंग, फॉर 6 मंथ, 12 मंथ या 11 मंथ के लिए, ऐसे होता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ओके. और शॉर्ट टर्म फाइनेंस में डिफरेंट डिफरेंट नेचर देखेंगे कि इस टाइप के स्कीम है, ये नाम इनका क्यों पड़ा है. अगर कैश क्रेडिट नाम पड़ा है तो क्यों है, लोन एडवांसेस है तो क्यों है, ठीक है. या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है तो क्यों है, या सेंट्री क्रेडिटर्स सप्लाई है क्यों है, ये सब चीजें. या फैक्टरिंग होता है, एक होता है अकाउंट रिसीवेबल, ये नाम है तो क्यों, अगर नाम है तो इसमें डिफरेंसेस क्या है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. ओके. नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, फर्स्ट our first topic is public deposit in source of short term finance. Okay. Now here written public deposit. What is the meaning of public deposit? Money made by a person, money made by public with non-banking companies. So कह रहा है money made by public with non-banking companies. These represent loan from public including employee, shareholder of the company. There is a point with non-banking company means जो बैंक नो, मतलब स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस टाइप में हम पैसा डिपॉजिट नहीं करते हैं, पब्लिक नहीं करती है. क्यों नहीं करती है, इसमें अगर डिपॉजिट करेंगे तो हमारा सेविंग या करेंट अकाउंट टाइप का हो जाता है, ठीक है. ये कह रहा है कि पब्लिक जो फंड डिपॉजिट करती है, ठीक है ना, किसी कंपनी में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, पब्लिक डिपॉजिट होगा. अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर भी हो सकते हैं. I think all of you has been well versed
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर। ओके, तो पब्लिक डिपॉजिट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये पब्लिक डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट ये सेइंग जो पैसा, जो फंड, ठीक है ना, पब्लिक डिपॉजिट करती है किसको, नॉन बैंकिंग, विथ नॉन बैंकिंग कंपनी में डिपॉजिट करती है, ठीक है। नॉन बैंकिंग कंपनी मीन्स बैंक को छोड़ के सभी कंपनियों में, जो भी कंपनी देश वर्ल्ड में चल रही है, इंडिया में चल रही है, कहीं भी, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट लोन्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एज अ लोन मीन्स अगर मैं किसी को फंड दे रहा हूं तो मैं एज ए लोन दे रहा हूं फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट लोन फ्रॉम पब्लिक इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर, मतलब में एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, जो एज ए लोन फंड दे, पैसा दे किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ठीक। नाउ हियर what is the advantage and what is the disadvantage of public deposit। पब्लिक को क्या एडवांटेज है पब्लिक डिपॉजिट से, ये सेइंग, ये कह रहे हैं इकोनॉमिकल होते हैं। डेफिनेटली ये बहुत इकोनॉमिकल होता है बिजनेसमैन के लिए। क्यों? क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कंपेयर टू बैंक से कम होता है। इनका इंटरेस्ट रेट लेस कंपेयर टू बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसलिए ये इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सिंपल, बहुत सिंपल, लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ होता नहीं है इसमें, लेस फॉर्मेलिटीज, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है इसमें, अब बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, कंपेयर टू अगर हम बैंक से लोन लेने जाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट सब जमा करने पड़ते हैं। लेकिन इनके सब पब्लिक डिपॉजिट ये बहुत सिंपल होता है, हमने किसी से कॉन्टेक्ट किया तो उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, उसने मुझे फंड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और हमने एक कमिटमेंट कर दिया उससे कि भाई हम तुमको इस रेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सिंपल। थर्ड इज सेइंग नो चार्ज ऑन एसेट्स। नो चार्ज मीन्स मॉर्गेज, सिंपल मीन्स कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है इसके लिए कोई भी एसेट्स किसी को मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है, विदाउट मॉर्गेज ये मिलता है, इसलिए ये भी बेनिफिट होता है। फोर्थ पॉइंट करें, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इजिली हमें मिल जाता है ना। ये फ्लेक्सिबल होता है, क्यों फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता इसमें, ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है ना, कंपनी से शॉर्ट टर्म के लिए लेती है और ये ओवर कैपिटलाइज नहीं होता, और इससे इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मींस कंपोजिशन ऑफ इक्विटी, डेब्ट, यानी कंपोजिशन ऑफ ओन फंड एंड लोन फंड का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो बना रहता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ये करो वाइडर कॉन्टेक्ट, डेफिनेटली ये वाइडर कॉन्सेप्ट, मतलब अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इश्यू कर रही है, ठीक है ना, तो उसके ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनता है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट बनता है। अगर पब्लिक ऑफर एक्सेप्ट करती है और वो फंड प्रोवाइड करती है कंपनी को, तो उससे क्या होता है कि कंपनी का जो कॉन्टेक्ट होता है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे, ये फायदा होता है। और 6 पॉइंट सेइंग नो इंटरफेरेंस, डेफिनेटली, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट तो शेयर होल्डर है नहीं कंपनी का, इसको कोई वोटिंग राइट वगैरह है नहीं, और ना ही इंटरफेरेंस में कोई पावर मिलता है, तो इसलिए कंपनी को ये फायदा होता है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। कोई भी इंटरफेरेंस मीन्स मैनेजमेंट के डिसीजन में या किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में पब्लिक डिपॉजिटर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये इनका एक अलग से फायदा होता है। 6 पॉइंट इज नो इंटरफेरेंस। कमिंग ऑन दिस टॉपिक, व्हाट इज द डिसएडवांटेज। ओके, ये कह रहे हैं अनरिलायबल सोर्स होता है ये, जिससे मतलब कि ये कोई फिक्स नहीं होता है कि मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, कंपनी के लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल नहीं होता है, तो ये अनरिलायबल होता है कि मिलना है नहीं मिलना है, कौन ट्रस्ट करेगा या कौन नहीं करेगा। क्लियर है, दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सेकंड पॉइंट इज सेइंग रिस्क टू इन्वेस्टर, डेफिनेटली कोई सिक्योरिटी वगैरह तो देते नहीं है कंपनी, तो जो इन्वेस्टर, जो द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी या द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग फंड टू दैट कंपनी, उसके लिए ये थोड़ा रिस्की गेम होता है। थर्ड पॉइंट से कह रहे हैं स्पेकुलेशन। अभी स्पेकुलेशन कैसे होता है, जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं ना, वो टाइम टाइम पे कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग या कैपिटल मार्केट में से मिल के शेयर प्राइसेस को अप एंड डाउन करना, कंपनी की फेक गुडविल बनाना, फेक बैलेंस शीट क्रिएट करना, ठीक है ना,
तो इस सब चीजों ये स्पेकुलेशन करते हैं मैनेजमेंट, ये भी एक डीमेरिट है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट इज सेइंग नेट अवेलेबल नॉट अवेलेबल टू न्यू कंसर्न, मतलब न्यू बिजनेसमैन। अब जिस जो कंपनी जल्दी अभी रन की नहीं हो, उसकी गुडविल पता नहीं है मार्केट में क्या क्रेडिट वर्दनेस है, ठीक है ना, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करने में या रेजिंग फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, ये इनके लिए प्रॉब्लम करता है। फिफ्थ पॉइंट से रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कैसे होता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, शेयर मार्केट में इनकी लिस्टिंग नहीं होती है, ये ऐसे ही मार्केट से पब्लिक डिपॉजिट फंड रेज कर लिए जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट में जो फंड नहीं आया तो कैपिटल मार्केट ग्रोथ किया नहीं, सिंपल से बात है ये डीमेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। फंड कैपिटल मार्केट में आया नहीं, फंड किसके पास गया, कंपनी के पास गया, तो फंड कैपिटल मार्केट में आया नहीं तो कैपिटल मार्केट का ग्रोथ क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ओवर इज व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक, मींस बैंक क्रेडिट क्या क्या होते हैं, बैंक क्रेडिट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। नो इन आवर शॉर्ट टर्म फाइनेंस ये सेकंड पॉइंट आवर कॉमर्शियल बैंक मींस वो कॉमर्शियल बैंक जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं बैंक कैसे कैसे क्रेडिट देता है। क्रेडिट मींस उधार देता है किसको, बिजनेसमैन को या कंपनीज को या द पर्सन हु इज नीडी, किसी को भी दे सकता है। फर्स्ट पॉइंट इससे कहेंगे लोन एंड एडवांसेस, ये हमारा पहला पॉइंट किसकी बात करता है, लोन एंड एडवांसेस बैंक देता है। कैसे देता है, डायरेक्ट एडवांस देता है, जो हमने एक बार पढ़ा था ना हमने, लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस था और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, डेफिनेशन दोनों का एक ही है, क्लियर है। ये कह रहे डायरेक्ट एडवांसेस मेड इनटू लंप सम which is credited to a separate loan account, which is credited to a separate loan account in the name of the borrower, definitely किसी अकाउंट में क्रेडिट करेगा, जो लोन लेगा उसी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, सिंपल सी बात है। द borrower will withdraw full amount in cash immediately, पर वो क्या करता है, पूरा का पूरा पैसा निकाल लेता है, अपने यूज कर लेता है। And undertakes all of you know what is the meaning of undertakes to repay it in repay the loan amount in एक ही बार में पे कर दे या पार्ट में पे करे, इंस्टॉलमेंट में पे करे। इंस्टॉलमेंट मीन्स कुछ मतलब एक सर्टेन अमाउंट डिसाइडेड हो जाता है, एक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ या 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक वो पे करते रहते हैं, वो इंस्टॉलमेंट हो गया, क्लियर है ना। इंस्टॉलमेंट सपोज किसी चीज का प्राइस 100 रुपीज है, मैंने इसको 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, आई डिवाइडेड इट इनटू 10 यानी 10 रुपीज के इंस्टॉलमेंट में हम इसको नेक्स्ट 10 मंथ तक पे करेंगे, क्लियर है। तो यानी ये लोन एडवांस का डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, इन सिंपल सी बात कह रहा है कि ये डायरेक्ट एडवांसेज है, ठीक है। बैंक किसको देता है, बोरोवर को देता है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करता है और उसमें उतना पैसा वो डाल देता है, ठीक है। अब बोरोवर क्या करता है, सारा का सारा पैसा एक बार में निकाल लेता है, ठीक है, और एक कमिटमेंट करता है कि मैं इसको जो निकाला हुआ पैसा है मैं उस पैसे को या तो तुरंत मतलब एक बार पूरा पैसा दे दूंगा या उसको इंस्टॉलमेंट में पार्ट में मैं पे करूंगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लोन एंड एडवांस, क्लियर। नाउ ये सेकंड पॉइंट इज कैश क्रेडिट। बैंक क्या करता है, कैश क्रेडिट देता है, किसको देता है, बोरोवर्स को देता है, कंपनीज को देता है, बिजनेसमैन को देता है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि फॉर्मल रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट है, दिस इज द फॉर्मल revolving credit agreement under which borrower is allowed to borrow up to a certain limit. Unlike a loan account, it is a running account from which the amount can be withdrawn and paid back it from time to time. Simply इसको हम समझते हैं what is the cash credit. सपोज करो कोई भी बिजनेसमैन का एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी बिजनेसमैन किसी बैंक में अगर अकाउंट ओपन करता है तो अकाउंट कौन सा होता है, करेंट अकाउंट, ठीक है। इंडिविजुअल लाइक मी या एनी पर्सन हु इज नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस तो सिंपली बैंक में किस टाइप का अकाउंट ओपन करता है, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो बिजनेसमैन करेंट अकाउंट ओपन करता है और एक सिंपल पर्सन सेविंग अकाउंट ओपन करता है। तो करेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है। कैश क्रेडिट में क्या है कि बैंक हमको एक लिमिट तक, सपोज करो हमें 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो हमें क्या, हम बैंक के पास जाएंगे, हम बोलेंगे भैया हमें 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक हमसे रीजन पूछेगा भाई पैसा आपको किस चीज के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, तो हमने उसको अपना रीजन बताया,
तो बैंक को लगता है कि इनको कैश क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। तो बैंक ने पूछा कि भाई आपको कितने अमाउंट की जरूरत है, मैंने बोला 5 लाख। बैंक ने मेरे लिए 5 लाख का कैश क्रेडिट स्कीम में एक लोन कर दिया, ठीक है। ये कह रहा है, वही चीज कह रहा है कि सर्टेन लिमिट, वो सर्टेन लिमिट कौन सी है, 5 लाख की है, ठीक। अब वो पैसा हम निकालें और जमा किया, मैंने निकाला और जमा किया। यानी जब हम पैसा निकालते हैं तो जितना पैसा निकालते हैं उतने पे क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज बैंक करती है, ठीक है। हम पैसा इसमें से निकालते हैं, यूज करते हैं, तो फिर हमारे पास पैसा आता है तो फिर उसमें हम जमा करते हैं। यानी बैंक ने हमें 5 लाख रुपए का एक क्रेडिट दिया है, ठीक है। करेंट अकाउंट में तो हम अपना पैसा डाल के निकालते थे, और कैश क्रेडिट में बैंक का पैसा हम यूज कर रहे हैं, और जब भी फिर हमारे पास पैसा आ गया फिर हम बैंक में क्या कर रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कैश क्रेडिट, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें बैंक हमें एक सर्टेन लिमिट तक लोन प्रोवाइड करता है, हम उस फंड को यूज करते हैं, और जब हमारे पास पैसा आता है तो हम फिर उस फंड, उस अकाउंट में उस पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं, जमा करते हैं, फिर हम निकालते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर हम निकालते हैं, फिर जमा करते जाते हैं। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विल बी बैंक ओडी इन बैंक क्रेडिट। नाउ in our commercial bank credit, this is our third point, bank OD. Loan advances and cash credit, two topic we already studied. Now third topic is our bank overdraft. What is the meaning of bank overdraft? Let's first read what is here written here. A temporary financial facilities extended by bank to its regular customers. A customer having an account hold, a customer having a current account with the bank is allowed to overdraw up to a specified amount. Interest is charged on the amount actually overdrawn. Here is saying a temporary financial facilities means वो permanent नहीं है, temporary है. As we study, this is the all of these are short term finance means यहाँ पे क्या कह रहे हैं, temporary financially. टेम्पररी फाइनेंशियल एक्सटेंडेड टू इट्स कस्टमर, यानी बैंक के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑलरेडी द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग देयर बैंक अकाउंट विथ दैट बैंक या विथ रिलेवेंट बैंक, बैंक उसी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बाय बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर, अ कस्टमर हैविंग करेंट अकाउंट विद द बैंक, यानी जिस कस्टमर का बैंक में करेंट अकाउंट होगा उस कस्टमर को बैंक अलाउ करती है ओवर ड्रॉ अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब इट द लिमिट इज डिसाइडेड बाय बैंक ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस। ओके, स्पेसिफाइड लिमिट इंटरेस्ट इज चार्ज द अमाउंट एक्चुअली ओवरड्रॉन। सपोज करो बैंक ने कस्टमर को एक लिमिट दी है, बैंक ने कस्टमर को लिमिट दिया है यू कैन विड्रॉ ओनली अप टू 5 लाख रुपीज, ओके, ओनली अप टू 5 लाख रुपीज, और कस्टमर विड्रा करता है 2 लाख। तो मीनिंग इज दिस, केवल जितना वो विड्रा करेगा उतने पर ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, यानी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा 2 लाख पे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये लाइन क्या कह रहा है, अ टेम्पोररी फाइनेंशियल फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय अ बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर, ठीक है, a temporary financial facilities given by a bank to its regular customer, a customer having current account with that bank, ठीक है, is allowed to overdue up to a specified limit. Meaning is here, what is the main meaning of bank OD? It is a temporary financial instrument, it is a temporary financial facilities which is provided by bank to its regular customer. Okay, the customer on whom bank is providing OD facility, that customer should have a current account with that bank. Okay, interest will be charged on the amount which is actually withdrawn by customer. Okay, this is the main definition of bank OD. Now coming to our fourth point, discounting of bills. What is the discounting of bills? ये कह रहा है बैंक provides short term finance
ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिजनेसमैन या कस्टमर लेके जाता है बैंक के पास, ठीक है। बैंक क्या करता है, वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट देखता है और जितना अमाउंट उसमें लिखा होता है उतने अमाउंट का बैंक पेमेंट कर देता है कस्टमर को, ठीक है ना, कुछ चार्जेज या कमीशन काटने के बाद। He is saying credit instrument like bill of exchange, promissory note and hundies. Meaning of bill of exchange, promissory note or hundies, all of you has been studied in class 11. Okay. Bank charges some commission for the service by paying a price lower than the face value of the credit instrument. सपोज कोई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पे अगर फेस वैल्यू लिखा है 100 रुपीज, ठीक है, बैंक क्या करेगा 95 पे करेगा। 5 रुपीज क्या हो गए बैंक के कमीशन और 95 एक्चुअल रुपीज बैंक पे टू दैट कस्टमर, द पर्सन हु इज शोइंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इन फ्रंट ऑफ बैंक। ओके, दिस इज फुल मीनिंग of bank credit which is provided by the commercial bank. Our first one was loan and advances, second was cash credit, third here is given bank OD, and fourth one is discounting of bills. Now in next topic we will study what is the merit and demerit of discounting of bill. Now here what is the merit and demerit, yeah, advantage or disadvantage of discounting of bills. Okay, here we will see what is the merit and demerit of discounting of bills. First one is saying flexible. Definitely a flexible source of point है, means as per availability of fund. जैसे ही कंपनी के पास या कस्टमर के पास फंड आता है वो क्या करते हैं, बैंक को इजिली पे कर सकते हैं। जो बैंक शॉर्ट टर्म फंड अगेंस्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देती है वो इजिली पे कर सकते हैं जब उनके पास फंड आ जाए, या तो तुरंत पे कर दें या तो इंस्टॉलमेंट में पे करें। तो ये फ्लेक्सिबल होता है किसके लिए, द पर्सन हु इज टेकिंग लोन। देन पॉइंट सिक्रेसी, बैंक क्या करता है, जो कस्टमर बैंक से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के अगेंस्ट में लोन लेते हैं उनके लिए बैंक कॉन्फिडेंशियल है, उनकी मैटर को या बिजनेस अफेयर को बैंक सीक्रेट रखती है। थर्ड पॉइंट सेइंग मेनी वेज। मेनी वेज हियर अगेन कि मेनी वेज मतलब कि एज पर डिजायर या एज पर कस्टमर नीड बैंक डिसाइड करता है इंस्टॉलमेंट। ओके, कि वन टाइम में पे करना है, 2 टाइम में पे करना है, 1 ईयर में पे करना है, 3 ईयर में पे करना है। तो मेनी वेज होते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। फोर्थ इज के इजी इंस्टॉलमेंट, मतलब छोटे छोटे जैसे भी चाहे वैसे इंस्टॉलमेंट या तो घटा सको, कम कर दो या ज्यादा कर दो या कुछ दिन बाद दो, मतलब बैंक है वो बैंक गिव्स बोरोवर मेनी चॉइस हाउ टू रीपे देयर लोन, ठीक है। here is in disadvantage, he is saying legal formalities. If a person going to take loan against discounting of bill, तो उसको बहुत से लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो अप करने होते हैं, ठीक है ना। ये इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कोई फिक्स नहीं रहता है मिल ही जाए या नहीं मिल जाए, तो लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, ये डिसएडवांटेज। सेकंड वन थिंग सिक्योरिटी एंड चार्जेस। कुछ बैंक क्या करते हैं, सिक्योरिटीज लेते हैं कंपनी से, कंपनी के एसेट्स मॉर्गेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद से उनको फंड या लोन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट। थर्ड पॉइंट इज सेइंग अनसर्टेनिटी ऑफ रिन्यूअल, मीन्स ये लोन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो नेक्स्ट ईयर वो लोन रिन्यूअल हो या ना हो ये बैंक पे डिपेंड करता है, जनरल के केस में नहीं करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज। और फोर्थ पॉइंट सेइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई। बैंक अगर इसके अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, ज्यादा रखता है, ठीक है। इस वजह से ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज वन ऑफ द फोर्थ डिसएडवांटेज। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो we will study about installment credit, factoring, intercorporate deposit and trade credit. Till that, thanks.